मैं वंदना आपके लिए लेकर आ गई कक्षा 12 की हिंदी के लिए जो प्रस्तावित पूरक पुस्तक वेतान भाग 2 के तीसरे पाठ अतीत में दबे पांव, जो कि ओम थानवी जी द्वारा रचित है, उसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर का रिटर्न लेकर आ गई हूँ। तो इस तरह मेरे प्रयास से आपको मदद मिलेगी, और अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अतीत में दबे पांव के कुछ प्रश्न। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि ओम थानवी जी जब यात्रा के समय सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े दो महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के घरों, गलियों और सड़कों और खुदाई में वास्तुशिल्प से जुड़े सामान को देखा तो यह निष्कर्ष निकाला कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ विश्व की अन्य सभ्यताओं की तुलना की जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें कृत्रिमता का आडंबर नहीं था। इस निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैं। जब मोहनजोदड़ो स्थित एक छोटा सा संग्रहालय देखने ओम थानवी जी गए तो वहाँ उन्होंने एक अलग बात अनुभव की। इस संग्रहालय में औजार तो थे, परंतु कोई हथियार नहीं थे। अगर सिंधु से लेकर हरियाणा तक खुदाई में मिले अवशेषों पर गौर किया जाए तो हथियार कहीं भी नहीं मिले हैं। जिस प्रकार प्रत्येक राजा के पास हथियारों की एक बड़ी खेप होती थी, परंतु यहाँ हथियार नाम की चीज नहीं है। पुरातात्विक विद्वानों के लिए यह बड़ा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शासन और सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके क्या रहे होंगे। यहाँ की सभ्यता में अनुशासन तो है, परंतु किसी सत्ता के बल द्वारा नहीं है। यहाँ अनुशासन वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता देखी जा सकती है। दूसरी अन्य सभ्यताओं में प्रशासन राजतंत्र और धर्मतंत्र द्वारा संचालित दिखाई देता है। वहाँ बड़े बड़े सुंदर महल, पूजा स्थल, भव्य मूर्तियाँ, पिरामिड और मंदिर मिले हैं। राजाओं और धर्माचार्यों की समाधियाँ भी दूसरी सभ्यताओं में भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी नावें मिली हैं, जबकि मिस्र की सभ्यता में बड़ी नावों का प्रचलन था। सांस्कृतिक धरातल पर यह तथ्य सामने आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग एवं स्वाभाविक साधारण जीवन शैली पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में किसी प्रकार की कृत्रिमता एवं आडंबर दिखाई नहीं देता है। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। यह क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां और प्रवृत्तियां मानवता पर आधारित हैं। सिंधु सभ्यता मानव निर्मित और मानव पर आधारित है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों और खंडहरों को देखकर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग साधारण जीवन जीने वाले और अनुशासन प्रिय थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि माना जाता है। वे पशुओं के साथ सहज जीवन जीते थे। खुदाई से मिट्टी की एक बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी किसी भी समाज की सांस्कृतिक धरोहर हो सकती है, जिसमें भव्यता और आडंबर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। सिंधु सभ्यता में घरों के खंडहरों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आकार में छोटे और साधारण परिवेश से मेल खाते हैं। 2 मंजिला इमारतों की भी कल्पना की गई है, परंतु बहुमंजिला महल और भव्य इमारतें भी होती होंगी, ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बर्तनों और मृदभांडों को देखकर भी यही कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में खान पान में साधारण बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में औजारों का प्रयोग बहुत मिलता है, परंतु हथियार भी प्रयोग में आते होंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वे लोग अनुशासन प्रिय थे, परंतु यह अनुशासन किसी ताकत के बल के द्वारा कायम नहीं किया गया, बल्कि लोग अपने मन और कर्म में ही अनुशासन प्रिय थे। बड़े मंदिरों और देवी देवताओं की
बड़ी मूर्तियों के अवशेष भी नदारद थे। अगर सिंधु सभ्यता से जुड़े लोग धर्मपरायण होते तो इस खुदाई में किसी बड़े मंदिर या मूर्तियों के अवशेष अवश्य मिलते। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक दाढ़ी वाले नरेश की छोटी मूर्ति मिली है, परंतु यह मूर्ति किसी राजतंत्र या धर्मतंत्र का प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन से भी यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो कि समाज पोषित है, राज पोषित अथवा धर्म पोषित नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है कि पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मानवीय एवं अनुशासन प्रिय थे। पुरातात्विक खोजों में बर्तनों, सोने की सुइयों, बर्तनों, मृद भांडों, छोटी नावों, बैलगाड़ी, छोटे छोटे घर, तंग सीढ़ियाँ, नगर योजना, पानी व्यवस्था आदि मानवीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। औजारे मनुष्य के व्यवसाय से जुड़े हुए मिले हैं। कृषि एवं पशुपालन सिंधु सभ्यता के 2 मुख्य व्यवसाय रहे हैं। संग्रहालय में रखी चीजों को अगर गौर से देखें तो वहाँ औजार जैसी चीजें तो बहुत रखी हैं, परंतु हथियार कोई नहीं है। हथियार राजतंत्र की पहचान होते हैं। राजा और हथियारों का समन्वय एक सामान्य सी बात है। हथियारों और ताकत के बल पर सिंधु सभ्यता के लोगों को अगर अनुशासित किया गया होता, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है कि यह सच है कि वहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती हैं, वे आकाश की तरफ अधूरी ही रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इसके पीछे लेखक का आशय क्या है? आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, लेखक ओम थानवी अपनी यात्रा के समय मोहनजोदड़ो नगर की सड़कों, गलियों और घरों में घूमते हैं। वहाँ की एक एक चीज को देखकर तत्कालीन समय की अनुभूतियों से जुड़ना चाहते हैं। बौद्ध स्तूप, गढ़ और स्नानागार को देखने के पश्चात जब वे घरों में प्रवेश करते हैं तो टूटे फूटे घरों को देखकर भावुक हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो में सड़कें, बाजार, रईसों और कामगारों की बस्तियां हैं। सड़क के दोनों तरफ घर हैं। ये घर एक नगर योजना के अनुसार बनाए गए हैं। इन एक मंजिला घरों में प्रवेश करते हुए लेखक कहते हैं, वहाँ की सभ्यता संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, पर शहर जहाँ है या जहाँ था अब भी वही है। आप किसी दीवार के सहारे खड़े होकर, किसी की रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध को महसूस कर सकते हैं। शहर के किसी सुनसान मार्ग पर सर रखकर उन बैलगाड़ी की रुंझुन को सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्वों की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। यहाँ के आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदान पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर खड़े हैं और वहाँ से इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का आशय है कि इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप दुनिया को देख सकते हैं, अर्थात विश्व की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित, अनुशासन प्रिय है, इसलिए सिंधु सभ्यता के माध्यम से विश्व सभ्यता को देखा जा सकता है। खंडहरों से मिले अवशेषों और टूटे फूटे घरों में केवल सिंधु सभ्यता का इतिहास ही देखा जा सकता है, बल्कि इससे कहीं आगे मानवता को भी देखा जा सकता है। ऐसे कौन से कारण रहे होंगे कि ये महानगर आज केवल खंडहर बन गए हैं, अथवा वे बड़े महानगर क्यों उजड़ गए? इस प्रकार इन सीढ़ियों पर चढ़कर किसी इतिहास की खोज ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सिंधु सभ्यता के सभ्य मानवीय समाज को देखना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि टूटे फूटे खंडहर
सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों के भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन के भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले स्तूप, गढ़, स्नानागार, टूटे फूटे घर, चौड़ी और कम चौड़ी सड़कें, गलियां, बैलगाड़ियों, सोने की सुइयां, छोटी छोटी नावें किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास कही जा सकती हैं। इन टूटे फूटे घरों के खंडहर उस सभ्यता के ऐतिहासिक कहानी बयान करते हैं। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, औजार इत्यादि उस सभ्यता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नापने का बढ़िया औजार हो सकते हैं, परंतु मोहनजोदड़ो के वे टूटे फूटे घर अभी इतिहास नहीं बने हैं। इन घरों में अभी धड़कती जिंदगियों का एहसास होता है। संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा सामान भले ही अजायब घर में रख दिया गया हो, परंतु शहर अभी वही है जहाँ कभी था। अभी भी आप इस शहर की दीवारों के साथ पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वे अब घर चाहे खंडहर जब बन आप गए हों, देहरी पर परंतु कदम रखते हैं तो आप थोड़े सहम जाते हैं, क्योंकि यह भी किसी का घर रहा होगा। जब किसी के घर में अनाधिकार प्रवेश करते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। आप किसी रसोई की खिड़की के साथ खड़े होकर उसमें पकते पकवान की गंध ले सकते हैं। अभी सड़कों के बीच से गुजरती बैलगाड़ियों की रुंझुन सुन सकते हैं। ये सभी घर टूटकर खंडहर बन गए हैं, परंतु इनके बीच से गुजरती साए साए करती हवा आपको कुछ कह जाते हैं। अब ये सब घर एक बड़ा घर बन गए हैं। सब एक दूसरे से आपस में खुलते हैं। लेकिन मानना यह है कि कोई भी घर केवल नक्शा नहीं होता। हर घर का एक चेहरा और संस्कार होता है, भले ही वह 5,000 साल पुराना ही क्यों ना हो। इस प्रकार लेखक इन टूटे फूटे खंडहरों से गुजरते हुए इन घरों में किसी मानवीय संवेदना का संस्पर्श करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास होने के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों के दस्तावेज भी होते हैं। इसी कारण इसे अनेक लोग लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहते हैं।